जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको ज़्यादातर लोग रट के अवॉइड कर देते हैं। लेकिन आज जो आप लोग को केमिस्ट्री का वो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है, इस टॉपिक को प्लीज़ समझिए, डायरेक्ट याद नहीं करना है, समझ के याद करिएगा। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का ये तीसरा या चौथा चैप्टर है, रासायनिक संयोग के नियम, जिसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इस रासायनिक संयोग के नियम इस चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना है कि कोई भी रासायनिक संयोग या कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, हम लोग ये जानते हैं। या तो पहले आपका रिएक्टेंट में रहेगा, ऐसा कुछ होगा, टेम्परेचर दोगे, हीट दोगे, जो भी आप दोगे, प्रेशर लगाओगे, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसके पीछे का भी रूल है, इसके पीछे भी रूल्स लॉज होते हैं, ऐवी नहीं कोई भी रिएक्शंस हो जाती हैं। उन लॉज को हम लोग को आज पढ़ने हैं, ठीक है। उन लॉ में से सबसे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। चौथा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। बारी बारी से इस लॉ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ये सबको पता है। लेकिन रिएक्टेंट में जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो या जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोडक्ट में जो फॉर्म हो रहा है, दोनों का मास, दोनों जगह मास क्या होंगे? इक्वल होंगे। उनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। जितना रिएक्टेंट में मास रहेंगे टोटल, उतने किस में रहेंगे? प्रोडक्ट में मास रहेंगे। एज एग्जाम्पल से आप ज़्यादा बेहतर समझोगे, खासकर इस लॉज को। इसके डेफिनेशन थोड़े बड़े टिपिकल टाइप के लगते हैं, बट आप जब समझ लोगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिटेल में देखते हैं। एग्जाम्पल से हम ज़्यादा फील करेंगे। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है भाई, ये तो सबको पता है। देखिएगा, अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, मतलब रिएक्टेंट में जो द्रव्यमान रहेगा वही किस में रहेगा? प्रोडक्ट में भी रहेगा, ठीक है। और ये सब तो अभिकारक हो गए। रिएक्टेंट में क्या बोलते हैं भाई? अभिकारक। दोनों जो रिएक्ट करते हैं उसको, रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, और जो प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद कहते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बोला कि द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, जो पहले द्रव्यमान है वही बाद में रहना चाहिए। चलो भाई चेक कर लेते हैं। कार्बन का भाई जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है भाई? 12 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 16। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है पूरे ऑक्सीजन का 2, तो 16 × 2 कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, ठीक है। आप इसको ऐड करोगे तो टोटल आएगा 44, और इसको भी ऐड करने में क्या आएगा? 44। देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है? दोनों साइड बराबर आ जा रहा है। ये पहला लॉ है, ये काफ़ी मतलब सस्ता सा लॉ है, आराम से लोगों को ईजिली ये समझ में आ जाता है। तो इस लॉ से डायरेक्टली क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी बोर्ड है और आपके बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे ज़्यादातर 4-5 लॉ में से 1 या 2 लॉ तो पूछ लिए जाते हैं। आप 1-1 मार्क्स का या 2-2 मार्क्स का जो भी आएगा टॉपिक, आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि कमेंट ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में लिखिए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को लिखिए। ऐसे एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है, सबसे बड़ी बात। एग्जाम्पल के साथ नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, पहला लॉ हो गया हमारा कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इस लॉ के से बेस्ड आप कोई भी रिएक्शन उठा के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, पहली बात तो बैलेंस होना चाहिए। समीकरण जब संतुलित रहेगा तभी आप यहाँ पे आराम से एटॉमिक मास को निकाल पाओगे, दोनों साइड को पर भार को आप निकाल के इक्विवेलेंट कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग जरूरी है। संतुलित कैसे अभिक्रिया को संतुलित करते हैं ये भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस पर वीडियोज़ आने वाले हैं। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बने रहिए। वीडियोस आते रहेंगे। आपकी कमजोरी जहाँ जहाँ आप फंसते हो सब पता है, सब मुझे पता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो कि हमें यहाँ प्रॉब्लम होती है या मेरे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप एक बार उसको भी बताइए, सजेशन दीजिए, मैं उसको सुधारूंगा। लेकिन प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। अब देखिएगा, पेन कॉपी लेके देखिए बैठे रहिए करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि लिखवाया जाए तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी हम उसको बोर्ड पे नहीं लिख पाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को या वर्ड्स को जो हम लोग यूज़ कर देते हैं, लेकिन आप सुनिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सुनकर कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड लॉ क्या है भाई? चलिए पहला लॉ हो गया, इस पे टिक लगा देते हैं भाई। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। चलिए इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखिएगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को क्या बोलते हैं भाई? निश्चित अनुपात का नियम। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में क्या होता है कि जब कोई दो सेम एलिमेंट, कोई कंपाउंड, आपने कोई वाटर लेते हैं, वाटर सस्ता सा है। वाटर क्या होता है? वाटर में दो टाइप के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक, वाटर कई टाइप्स के हो सकते हैं, अलग अलग। आप नाले का पानी लेके आओ या सी वाटर लेके आओ या टैप वाटर लेके आओ, हर जगह जो वाटर में क्या है कि बेसिक दो एलिमेंट तो पाए जाएंगे भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टैप वाटर में जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा? सी वाटर में भी होगा। यही लॉ कहता है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यही है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। कोई जो दो सेम एलिमेंट जो ले रहे हो, वाटर सी वाटर में आप ले रहे हो वाटर को, तो वहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको रेशियो लेना है। आप टैप वाटर में ले रहे हो तो वहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही रेशियो लेना है। दोनों क्या होने चाहिए? सेम एलिमेंट होने चाहिए उस कंपाउंड में। ठीक है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब आप रेशियो लोगे, मान लो यहाँ पे आपने एक वाटर ले लिया, सी वाटर एक जगह है और दूसरी जगह आपने ले लिया भाई, मैं ले रहा हूँ रिवर वाटर। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा सी वाटर में, वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रिवर वाटर में भी होना चाहिए। तब ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो करेगा। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से तो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा इजीली समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है, अभी मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं कैसे उसके एप्लीकेशंस आते हैं उस क्वेश्चन से। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया मैग्नीशियम, पहला एक्सपेरिमेंट किया कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के हेल्प से भाई बर्न किया, आपने जलाया वाला है तो देखो भाई MgO बन गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट आपने किया, मैंने किया है पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और आपने भी थोड़ा दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, यही MgO2 बना दिया आपने MgO। ठीक है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है तो मैंने अपना नाम लिख दिया A, और आप लोग हैं तो आप लोगों ने कोई भी नाम लिख लो आप। ठीक है, आपने मैंने पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, एक्सपेरिमेंट 1, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया 2। एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में मैं अब ये बताने जा रहा हूँ कि मान लो आपने जैसे एक क्वेश्चन मैंने नोट किया कि एक्सपेरिमेंट 1 में देखिए जैसे आपको शो कराना है। पहले एक्सपेरिमेंट में ये देखिए कि पहला मान लो कि 0.243 ग्राम क्या है मैग्नीशियम का। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ जलाने पर देता है क्या? MgO 0.403 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ठीक है, फिर आपने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट आपके लिए मैंने देखो यहाँ पे खाली छोड़ा है, इसमें क्या है आपने किया है कि आपने लिया था 0.182 ग्राम मैग्नीशियम लिया था, और आप जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हो वो है 0.302 ग्राम। ठीक है, अब बता रहा हमें ये शो कराना है इस क्वेश्चन में, देखिएगा
कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को फॉलो करता है, ये हमें शो कराना है। ठीक है, चलिए भाई सी वाटर रिवर वाटर को मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ पे इस टॉपिक को या इस थ्योरी को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, नोट करते चलिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब सबसे पहले मैंने ब्लॉक बना दिया, एक जगह मैग्नीशियम रखा, दूसरे ऑक्सीजन को, तीसरे में MgO को रखा। ठीक, 3 ब्लॉक्स बना दिए। देखिएगा, पहला मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो पहले मैं लिखूंगा। ठीक है, 0.243 ग्राम मैंने लिया है। ऑक्सीजन कितना था अभी नहीं पता हम लोग को, लेकिन कितना यील्ड दे रहा है, 0.403 ग्राम यील्ड मतलब होता है कि कितना दिया प्रोडक्ट में, उत्पाद कितना बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिया है 0.182 एंड ऑक्सीजन भी लिया होगा आपने, उसको हमने निकाल रहे हैं, और आपने यील्ड 0.302 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया पहला लॉ क्या था कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो भैया यहाँ पे भी संरक्षित होना चाहिए। उसी हेल्प से, उस लॉ के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का कितना यहाँ पे ग्राम, कितना वेट यहाँ पे यूज हुआ होगा जलाने में। ठीक है, तो आप इतने में से यहाँ पे ये टोटल है, यहाँ पे इतना यूज हुआ है, ये पूरा प्रोडक्ट का टोटल है, इसमें से इसका इतना माइनस कर देंगे तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में कितना ऑक्सीजन का वेट यूज हुआ है। तो ठीक है भैया, हम लोग यहाँ पे 0.4, कहीं कोपचे में आप 0.4030 से आप 0.243 को माइनस कर दे, 3 में 3 गया, 10 में से 4 गया 6, 1, 0.160 लिखे भैया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.160। यहाँ पे ऑक्सीजन ये यूज हुआ होगा पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, अब यहाँ भी टोटल है, यहाँ भी निकाल सकते हैं। 0.302 में से -1.2 इजिली कर सकते हैं। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया। ठीक है, आ गया भाई 0। अब दिखेगा, ध्यान से देखिएगा भाई, दिखेगा भाई। अब मैंने आपसे बोला कि आप ये प्रूफ करो कि ये लॉ या ये जो एग्जाम्पल है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया। तो मैंने याद करिए वो डेफिनेशन जो अभी मैंने बताया कि जो भी 2 एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं या जो रिएक्ट कर रहे हैं, उनका जो फिक्स रेशियो में रिएक्ट करते हैं या फिक्स रेशियो में इन्वॉल्व रहते हैं। तो भैया मैंने कहा भाई हमें मैग्नीज और इसका ऑक्सीजन का रेशियो निकालना पड़ेगा। यदि मेरा एक्सपेरिमेंट और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट या जितना ये पार्टिसिपेट किए हैं, एटॉमिक वेट नहीं, जितने मास या जितना वेट पार्टिसिपेट किया है वो उनका रेशियो इक्वल हो जाए तो हमारा लॉ प्रूफ हो जाएगा। तो ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन हमने 0. फिर देखिए इसको हटाइए, देखिएगा, फिर हमने कोपचे में गए भाई, हम लोग कहा ठीक है भाई 0.243 अपॉन 0.160 से डिवाइड किया तो आप अप्रॉक्सीमेट लगभग आएगा यार 1.51 रेशियो आएगा। और आप जब इसको इससे डिवाइड करोगे 0.182 और 0.120, ये भी अप्रॉक्सीमेटली 1.51 आएगा। इससे ये प्रूफ होता है भाई, देखो जनता खुश, ओ लॉ प्रूफ हो गया। इसका जब रेशियो निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंट 1 में तब भी आपका 1.151 आ रहा है, इसमें भी वही रेशियो आ रहा है 1.51। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि भाई हाँ भाई जो भी 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं सेम एलिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में भी हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया और एक्सपेरिमेंट 2 में भी मैंने वही लिया है, उन दोनों का रेशियो निकाला, उन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे ये प्रूफ होता है इट फॉलो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम तीसरा लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जो कि मैंने डबल स्टार लगाया है। भाई डबल स्टार का मतलब समझिए, डबल स्टार क्यों लगाया गया है, ये वेटेज बढ़ता जा रहा है, इम्पॉर्टेंस आपको मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। क्यों, अब इसके पीछे का सस्पेंस बताऊँगा मैं। और थर्ड को भी मैंने थोड़ा ज़्यादा इसके रेफरेंस में ज़्यादा थोड़ा दिया है, प्रेफरेंस क्यों दिया है मैं आपको भी बताता हूँ। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, आपने वो वाला नोट कर लिया है, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा,
तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इस पर 2 स्टार लगाया। जैसा कि आपको बताया मैंने, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा है कि हिंदी मीडियम के जितने हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं वो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा बेसिक अंदर लाएँ, समझें उसको, और जब उनको बोर्ड में एग्ज़ाम में लिखना हो तो वो बढ़िया से लिख पाएँ अपने वर्ड्स में। और मैंने एक वर्ड जो यूज़ किए हैं कंबाइंड, तो आप संयुक्त लिख सकते हो, एलिमेंट की जगह तत्व लिख सकते हो, इसलिए आप यहाँ पे हिंदी का यूज़ कर सकते हो वर्ड्स का। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी समझ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, बड़ा इसके पीछे का मुझे ये वाला टॉपिक या ये वाला जो लॉ है सबसे बेहद पसंद आता है। देखिएगा, और इससे बेसिक से क्वेश्चंस BHU में आए हैं, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, हम लोग एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। जब 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज़्यादा कंपाउंड, मतलब भाई कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे बने, मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ भी मिले और मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो भाई 2 कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, किसी एक, दोनों में से किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीजन के 2 एटम यूज हुए, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ ऑक्सीजन एक ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक जो मास है वो 12 है, यहाँ पे भी 12 है। यहाँ ऑक्सीजन का होता तो 16 है, लेकिन 2 एटम है तो यहाँ पे 32, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है, ठीक है। कंपाउंड में क्या फॉर्म हो रहा है, CO2, ठीक है। कंपाउंड में भी भाई इसका 12 है, यहाँ पे क्या है, 32 है। और इस कंपाउंड में कार्बन का 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 है। देखिएगा आगे, देखिए किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास, इन दोनों में वही एकलौता एलिमेंट है जिसके मास डिफरेंट है। यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है। किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास जो किसी अदर एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहा है। भाई ये देखो, ये अदर एलिमेंट कार्बन हो गया, इसके फिक्स मास के साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद वो एक दूसरे के साथ एक सिंपल होल नंबर में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो फॉर्म हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में रहते हैं। भाई ये वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में रहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 32, यहाँ कितना है, 16, बाजे बाजे 2/1, क्या ये होल नंबर है, हाँ भैया ये होल नंबर है। हम बड़े खुश हुए, हम नाचने लगे, दौड़ने लगे, ठीक है। अब देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट मास है, कोई एक दगा कर देगा। ऑक्सीजन भैया ने अपना धर्म नहीं निभाया, वो दगा कर ही दिए। उन्होंने बोला अरे यार मुझे यार कार्बन डाइऑक्साइड में मेरा वेट तो 32 था यार, लेकिन यहाँ पे 16 है, क्या किया जाए। तो ये एक लॉ बना दिया गया भाई कि देखिए, दोनों जो कंपाउंड में बन रहे हैं, उन दोनों जहाँ पे जो भी कंपाउंड बन रहा है उसमें जो एटॉमिक वेट का जो रेशियो होगा दोनों कंपाउंड के बीच का, वो एक होल नंबर होगा। जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, 32/16 करेंगे तो 2/1 आ रहा है, ये एक होल नंबर है, ठीक है। उसी तरह आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का भी एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था, लेकिन पहले आप इसको नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम हैं, आप जब भी आपको इस लॉ को आपको लिखना होगा बोर्ड में, तो आप एक एग्जाम्पल ऐसे उठाना, लिख देना इस डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है या टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपने नोट कर लिया, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिस पे हमने ट्रिपल स्टार लगाया था। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सभी लॉज में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब इसमें क्या खास बात है जिसके लिए मैंने इस पे 3 स्टार लगाए, इसको समझना ही सबसे ज़्यादा खास बात है भाई। इसके पीछे का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि इसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं डिटेल में, क्योंकि आपको समझाना एक खुद होता है, समझना
कि लोगों को लगता है कि वो समझ चुके हैं, लेकिन तब जाके क्लैरिटी ईजिली आता है, तब जाके अच्छे से समझ में आता है जब हम किसी को समझा पाएँ और उसके एग्जाम्पल उस डेफिनेशन से होल्ड करें, मैच खाएं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और समझा, लिख के कुछ और आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई न्यूमेरिकल तो होंगे नहीं और पहली बात तो कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इस वजह से पहले समझिए, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ आप लिखिए। देखिएगा, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ ही चलूँगा। जब दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से सेपरेटली कंबाइंड होते हैं, देखिएगा अभी जो हमने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, इसके जस्ट पहले वाला जो लॉ था, ठीक है, उस लॉ में हमने देखा है कि वहाँ सिर्फ दो एलिमेंट की बात हो रही थी। हमने लिया था क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया या कार्बन ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रेशियो को निकाला, देखा कि एक होल नंबर में आ रहा था, हमने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा ठीक, उसने भी कहा ठीक। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पे तीन एलिमेंट की बात हो रही है। देख रहे हो, दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड हो रहे हैं। मैंने कहा कार्बन और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है। देखिए देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है भाई, CO2 बनाता है, ठीक। और सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाता है, SO2 बनाता है, ठीक है, कंबाइंड हो। देखिएगा, कहा है कि तीसरे एलिमेंट से सेपरेटली कंबाइंड होते हैं, ठीक है भाई, कंबाइंड हो गए, बन गए। रेशियो में उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड रहते हैं, जिस रेशियो में उनके रिस्पेक्टिव कंपाउंड रहते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, जिस रेशियो में इनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड हैं, ठीक है, जब वो एलिमेंट्स कंबाइंड होके खुद का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे ये कार्बन और सल्फर जब मिलते हैं तो कंपाउंड क्या फॉर्म करते हैं, CH2, ठीक। तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, दोनों केस में मास का रेशियो होल नंबर ही रहता है। देखिएगा, इसको अच्छे से क्लैरिटी तब आएगा जब हम इस एग्जाम्पल को ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन 16 होता है, 16 2 जा 32, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितना है, 32, ऑक्सीजन कितना हो गया, 32 इंटू 2 64, ठीक है, सॉरी यहाँ 32, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ का रेशियो निकालिए, पहले इन दोनों का रेशियो निकालिए। कहा हुआ है कि उनके कंपाउंड, उनके जिस रेशियो में उनके रेस्पेक्टिव कंपाउंड रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करिए। देखिएगा, जब आपने यहाँ पे और यहाँ पे इसका रेशियो निकालेंगे तो 32 डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड होने के बाद देखिए क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आपको हटाइए, 12 और 32 इसमें डिवाइड करने के बाद आप क्या आएगा, 12/32 ओवरऑल यही आएगा। 32/32 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियो आएगा 12/32, ठीक है। ये तो आ गया जो रिस्पेक्टिव कंपाउंड बने हैं उनका आपस में रेशियो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ आपस में कंबाइंड होंगे साथ में, तब इनका क्या आ रहा है भाई, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे कार्बन का कितना है, 12 है, और यहाँ पे सल्फर कितना हो गया, 32 इंटू 2 कितना हो गया, 64, ठीक है। यहाँ पे जो रेशियो आएगा भाई कितना आएगा, 12/64, इतना आएगा। थोड़ा सा और कैंसिल आउट करते, थोड़ा और इसको अच्छा हीरो बनाते, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ठीक है, कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक। इसका रेशियो ये आया है और इसका रेशियो ये 12/32 आएगा। देखिएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ किया, रिएक्शन किया तो CO2 बनाया, इसमें हमने रेशियो निकाले तो 12:32 था। यहाँ पे जो रेशियो आया 32:32 था, ठीक है। अब जो इन आपस में ये कंबाइंड हो गए, जो रेशियो फॉर्म किए हैं, कंपाउंड फॉर्म किए हैं, उनमें हम अलग अलग रेशियो निकाला गया तो 3:16 आए। अब हमें ये बताना है कि जब इनका और इनका रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाए हैं और जो इंडिविजुअल रिएक्ट करके जो यहाँ पे कंपाउंड का रेशियो बना है 12/32, वो क्या आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। इस बात पे हाईलाइट करिए, एक होल नंबर आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब कैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे, देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12/32। 12/32 में फिर से किससे डिवाइड करोगे, 3/16 से करिए भाई, कितना आएगा, 12/32 इंटू 16/3, ठीक है। 3 4 जा 12, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, क्या आ रहा है, ओवरऑल आंसर आपका आ रहा है 2।
इससे ये प्रूफ होता है कि इस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एग्जाम्पल को अच्छे से आप डिटेल में इसके रेशियो को आप कनेक्ट करिए एक दूसरे से, और एक देखिए ये होल नंबर लास्ट में क्या आ रहा है, ये होल नंबर, ये इससे ये प्रूफ होता है। इस लॉ को ईजिली आप थोड़ा सा देखिएगा, दोहराइएगा, नोट करिएगा, ठीक है। चलिए इस लॉज को अच्छे से भाई दोहरा के कमेंट सेक्शन में समझ में आए तो आप एक बार बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, उसको वापस से डिस्कस किया जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।